कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, जो झारखंड के भूगोल के क्लासेस चल रहे थे उसके आज तीसरे क्लास को हम लोग करते हैं। 2 क्लास पार हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है निश्चित रूप से उसको देख लीजिए, क्योंकि एक क्रम के रूप में मैं ज्योग्राफी को लेकर चल रहा हूँ। एक क्लास भी आपका छूटेगा तो आगे आने वाले क्लासेस में आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए वीडियो उपलब्ध है, देखते जाइए, ठीक है, लाभ उठाइए। तक जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है, एक तो भूगर्भिक इतिहास और झारखंड की भौतिक विशेषता, ठीक है, भौतिक धरातलीकृति और फिजियोग्राफी, क्लियर। तो ये दोनों टॉपिक जो है आपको समाप्त हो चुका है। आज जो हम लोग करेंगे, देखिए जो टॉपिक का नाम है वो है अपवाह तंत्र है, लेकिन इसको जो हम लोग बेसिक से करेंगे, इसलिए इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे जल संसाधन के रूप में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं झारखंड के लिए या कोई भी सब्जेक्ट में, वो मुख्य परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि वहाँ पर हर सेक्शन में शायद आपका हिंदी को छोड़ करके, क्लियर, हिंदी को छोड़ करके बाकी हर सब्जेक्ट में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और 160 मार्क्स जो होगा वो बहुत ही डिसाइडिंग होगा। आज अगर अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा को, तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो है आप अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। अगर वहाँ पर 160 में आप 140 प्लस ले आते हैं तो निश्चित रूप से आपके फाइनल सिलेक्शन की संभावनाएं जो हैं बढ़ जाएंगी। चलिए, आज का जो टॉपिक है झारखंड का जल संसाधन। आपको जैसा कि पता है कि जल का अत्यधिक महत्व होता है, कहा जाता है कि जल ही जीवन है। यही कारण था कि अगर प्राचीन सभ्यताओं की अगर हम लोग बात करें तो अधिकांश जो फेमस जितने भी सिविलाइजेशंस हैं, चाहे आपके सिंधु घाटी सभ्यता हो भारत के, या फिर चीन के पीली नदी की सभ्यता हो, हांगो नदी की, या फिर मिस्र के नील नदी की सभ्यता हो, या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, इस सारी सभ्यताएं कहाँ विकसित हुई? किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई। यानी कि जल का अत्यधिक महत्व होता है। इसी से पता चलता है जल अगर एक सभ्यता को विकास कर सकता है तो इट मीन्स सभ्यता में हर चीज़ शामिल होता है। इसलिए जल का जो है मिसयूज कभी नहीं करना चाहिए। और झारखंड की अगर झारखंड विशेष की अगर हम लोग बात करते हैं तो निश्चित रूप से झारखंड जो है जल संसाधन से परिपूर्ण है। और जल संसाधन का अध्ययन जो है एक तरीका से कीजिए, अन्यथा ये बहुत ही टफ टॉपिक्स बन जाएगा। और अगर तरीका से कीजिएगा तो ये बहुत इजी बन जाएगा। तरीका क्या होगा, अब देखिए, झारखंड का जल संसाधन को हम लोग इस रूप में स्टडी करेंगे। पहला जो पार्ट में हम लोग का होगा क्या स्रोत है, क्लियर। दूसरा पार्ट में होगा जल प्रबंधन, क्लियर। स्रोत जो आपका है झारखंड के संदर्भ में अगर देखा जाए, सतही हो सकता है या भूमिगत, यही 2 स्रोत होगा ना, या सतही होगा या भूमिगत। सतही में जो आपका मुख्य स्रोत क्या होता है, नदी, और भूमिगत तो जल के जमीन के अंदर है, ठीक है। और झारखंड की सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो सतही की जो सिचुएशन है वर्तमान में 82.7%, और भूमिगत का जो है 100 में इसको माइनस कर दीजिए 17.3%, क्लियर। ये है 82.7% और ये है 17.3%। थोड़ा आश्चर्य आपको लग रहा होगा कि आखिर झारखंड में भूमिगत जल का परसेंटेज क्यों है इतना कम, ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में भूमिगत जल का परसेंटेज अधिक होता है, ठीक है। तो इसको ज्योग्राफिकल
दृष्टिकोण से ही आपको, भौगोलिक दृष्टिकोण से इस चीज़ को समझना होगा कि आखिर झारखंड में कम क्यों है। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर सतही जल में आपको नदी का स्टडी करना है। ठीक है, इस पर ही जो है मुख्य आपका टॉपिक का ही आधार है, बेस से। ये बस जो है आपका एक पृष्ठभूमि दिया जा रहा है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, नदी अपवाह के बारे में पढ़ने के लिए एक पृष्ठभूमि है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कम आखिर क्यों है भूमिगत जल का परसेंटेज, अब उसको जानिए। इसको नोट कर लीजिए। झारखंड में भूमिगत जल का प्रतिशत कम क्यों? देखिए, इसका 3 मुख्य कारण है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, समझना है। ठीक है, एक तो आपका है जो सबसे प्रमुख कारण है, जब वर्षा तो देखिए यहाँ पर काफ़ी होता है, इसमें दो मत नहीं है। ठीक है, झारखंड का एवरेज वर्षा कितना है? 140 सेंटीमीटर। क्लियर? तब जब भूमिगत इतना अधिक वर्षा 140 सेंटीमीटर को बहुत ज़्यादा वर्षा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आर्द्र पतझड़ वन इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ज़्यादा वर्षा पाया जाता है। पतझड़ वन भी 2 प्रकार का होता है, शुष्क पतझड़ वन और आर्द्र पतझड़ वन। झारखंड के अधिकांश जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं वे आर्द्र हैं, ह्यूमिड है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होता है। आप देखते हैं कि वर्षा, जो भी झारखंड में रहते हैं उनको ये फील होता होगा कि वर्षा जो है गर्मी में भी अच्छा खासा यहाँ हो जाता है, खास करके साउथ झारखंड में, और वर्षा में तो वर्षा होता ही है मानसून इस सीजन में। यहाँ तक कि आपका वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ वर्षा देखने को मिलती है। क्लियर? तो यहाँ पर पहला जो कारण है अपारगम्य चट्टान का होना। क्या बताया गया था आपको जब भूगर्भिक संरचना पढ़ाया जा रहा था कि झारखंड के 90% पार्ट में आर्कियन चट्टान का फैलाव है, और वो कौन कौन है? आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस, धारवाड़। और ये सब में पानी का अंदर चल जाना ये बहुत ही टफ वर्क होता है क्योंकि वो बहुत महीन कणों से बने हुए होते हैं। ठीक है, आग्नेय, ग्रेनाइट, नीस, धारवाड़, ये सब चट्टान में इतना जल्दी जो है पानी रिस करके अंदर नहीं जा सकता, इसलिए भूमिगत जल कम मिलता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है पेटी के लिए भी। दूसरा जो कारण है अत्यधिक ढालयुक्त भूमि। और तीसरा जो कारण है वनों की कटाई प्लस चराई। वर्षा तो बहुत है, ठीक है, पानी भी प्रवेश नहीं कर पा रहा है, लेकिन ढाल भी बहुत एक परेशानी का कारण है। जैसे वर्षा होता है इतना ज़्यादा ढाल है कि फट से जो है छोटी छोटी धाराओं के माध्यम से, नदियों के माध्यम से कुछ जो है बड़ी नदियों में जा कर के मिल जाती हैं वे धाराएं, और उस सीधे मैदानी क्षेत्रों में वो पानी चला जाता है जहाँ पर बाढ़ क्रिएट कर देता है। क्लियर? लेकिन फिर भी रुकता ढाल ज़्यादा होने के बावजूद। क्लियर? अगर पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की कटाई और घासों की चराई जो है पशुओं के द्वारा नहीं होती, ठीक है, तो वनों की कटाई से भी पूरा झारखंड जो है अभी अत्यधिक ग्रस्त है। तो अगर ढाल भी है, अगर जहाँ पर देखिएगा कि वन अगर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर ह्यूमिड होता है, आप जाइएगा भी तो वहाँ पर ठंडा ठंडा फील होगा क्योंकि वहाँ पानी जो है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारा कारण है जिसके कारण पानी जो है झारखंड में अत्यधिक वर्षा, वार्षिक औसत वार्षिक वर्षा बहुत ज़्यादा होने के बावजूद जो है आपका रुक नहीं पाता है, और भूमिगत जल जो है ओनली
83% है, ठीक है, और 82.7% सतही जल है, यानी कि नदी तालाब वगैरह, ठीक है। ये तो आप समझ गए। अब चलिए कुछ और समझते हैं। झारखंड की नदियों का अपवाह प्रतिरूप। ड्रेनेज पैटर्न क्या है झारखंड की नदियों का? ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, पहले उसको समझ लीजिए। जब भी आप अगर किसी सैटेलाइट से या हेलीकॉप्टर वगैरह से आप देखें ऊपर से, क्लियर, और ज़मीन में आपका एक नदी प्रवाहित हो रहा है, क्लियर, मान लीजिए, कल्पना कीजिए कोई भी एक नदी प्रवाहित हो रहा है और उस इलाका में कोई नदी नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, प्लेन है एकदम, क्लियर, और आप हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये नदी दिखेगा, इसकी कुछ सहायक नदियाँ दिखेंगी, क्लियर, इस टाइप से दिखेगा, और कुछ नहीं है, बस वो नदी है और उसकी सहायक नदियाँ हैं। कहाँ से वो निकल रही हैं, यानी कि उद्गम कहाँ है वो पता है। जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उसको उद्गम कहा जाता है। जहाँ नदियाँ मिल जाती हैं किसी बड़ी नदी में, किसी झील में या किसी सागर में, ठीक है, समुद्र में, तो उसको कहा जाता है मुहाना, क्लियर। जब आप हेलीकॉप्टर पे ऊपर हैं तो इस टाइप का कुछ दिखेगा ना नदी, है ना, कोई भी आकार हो सकता है। यही आकार जो है उसी को कहा जाता है ड्रेनेज पैटर्न। ये देखा गया है, जो भूगोलविद हैं उनके अध्ययन किए गए हैं उनके द्वारा पूरे विश्व स्तर पर, तो अलग अलग पैटर्न जो है देखने को मिलते हैं, क्लियर। उसमें से कौन कौन पैटर्न जो है आपके झारखंड की नदियों में है उसको भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पैटर्न आप समझ गए, उद्गम समझ गए, मुहाना समझ गए, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया, क्लियर। और एक चीज आपको समझना है, नदी की दिशा। इसको ध्यान में रखिए, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, दायां हाथ की ओर आपका राइट हैंड की ओर ईस्ट, लेफ्ट हैंड की ओर वेस्ट, पाँव की ओर साउथ, सर की ओर नॉर्थ, क्लियर। यहाँ पर जो आपका होगा जल ग्रहण क्षेत्र को पहले समझिए। कोई भी एक नदी है, आपने देखा हेलीकॉप्टर से ऊपर से, क्लियर। जब आप देखते हैं तो ये ड्रेनेज पैटर्न आपको फील हुआ कि एक सीधा लाइन है और उसके आसपास उसकी ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ जो हैं मिल रही हैं, आपने देख लिया, वो हो गया ड्रेनेज पैटर्न, यानी कि जो आपका अपवाह प्रतिरूप, क्लियर, अपवाह प्रतिरूप। लेकिन जब आप ये काउंट करेंगे कि कहाँ कहाँ से इस नदी को टोटल जो है पानी मिला है, एक खास इलाका होगा ना जहाँ का पानी पहले छोटा छोटा धारा हो सकता है, वो आपका घर का भी पास से जो पानी टपक रहा है वो भी आपका छोटा छोटा धारा से फिर बड़ा धारा में, बड़ा धारा से फिर नाली में जाता है, नाली से फिर किसी नदी में चला गया, ठीक है। तो पूरा ऐसा इलाका जहाँ का पानी जो है आपका उस नदी तक पहुँच रहा है, उस सारे इलाका का जो एरिया होगा उसी को कहा जाता है उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया ऑफ दैट पार्टिकुलर रिवर। ओके, क्लियर हो गया ना। यानी कि जहाँ जहाँ से इसको पानी मिलता है वही आपका है कैचमेंट इलाका, एरिया उस नदी का। जैसे आपको आप तैयारी कर रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आपको कुछ स्रोत होंगे मनी के, तभी ना बैठ करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो भी आपका मनी का कैचमेंट एरिया है। सबको तो नहीं न देगा, कुछ लोग देते हैं आपको पढ़ाई के लिए, ठीक है, माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या कोई भी फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव जो होते हैं, ठीक है, या बैंक हो सकते हैं। तो वो सारा जो है आपका कैचमेंट एरिया है
मनी का। उसी ढंग से इसका वाटर का कैचमेंट एरिया है, जहाँ जहाँ के वाटर का ढाल जो है उस नदी की ओर है। क्लियर हो गया। अब आइए आते हैं नदी का दिशा क्या होता है। नदी का दिशा वो होता है, ठीक है, जब आप नदी में खड़ा हो जाइए। तरीका देखिए खड़ा होने का, मैं बताता हूँ कैसे खड़ा होना है। खड़ा आपको होना है इस जगह, मान लीजिए इससे कहीं भी खड़ा हो जाइए पूरी नदी में, चाहे ये नदी हो सहायक हो या मेन नदी हो, और पीठ जो आपका होना चाहिए उद्गम की ओर होना चाहिए। किधर होना चाहिए? पीठ उद्गम की ओर। इस मामले में आपको ऐसे खड़ा होना है, ठीक है, यानी कि पीठ में आपका पानी आके टकराना चाहिए। क्लियर। तो जिधर आपका मुंह होगा वो मुहाना होगा, और पीछे जो होगा आपका उद्गम होगा, पहला चीज। और नदी का दिशा जो होगा आपका पीछे जो होगा उधर से शुरू हो रही है नदी। क्लियर। जैसे यहाँ पर डायरेक्शन में आ जाइए, यहाँ पर ये नदी का अगर बात करें तो वेस्ट से लेकर के आपका किधर जा रही है? ईस्ट की ओर, और इधर है वेस्ट, ठीक है। ये नदी जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर है। क्लियर। का दिशा जो होगा पश्चिम से पूर्व होगा, ठीक है। क्लियर। ये हुआ नदी का दिशा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, एक चीज हुआ जल ग्रहण क्षेत्र, और दूसरा हुआ नदी में जल की मात्रा। ये सब समझना बहुत जरूरी है ना। झारखंड के संदर्भ में इसे लाख हेक्टेयर के रूप में मापन कर सकते हैं। लाख हेक्टेयर। और नदी में जल की मात्रा को मिलियन क्यूबिक मीटर। मात्रक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये मात्रक मैं बता रहा हूं। मिलियन घन मीटर, क्यूबिक माने घन। अगर पूछा जाएगा कि इस नदी में कितना जल है तो क्या चीज में बोलिएगा? मिलियन क्यूबिक मीटर में बोला जाता है, ठीक है। किलोमीटर में अगर बदलिएगा तो 3 शून्य घट जाएगा, किलोमीटर में भी बोला जाता है। और लाख हेक्टेयर में जो है इसका जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है। लेकिन बड़ी बड़ी जो नदियां हैं वो लाख किलोमीटर स्क्वायर में कहा जाता है। तो झारखंड की नदियां जो है, झारखंड छोटा सा स्टेट है तो छोटी छोटी नदियां हैं, तो लाख हेक्टेयर के रूप में ही आप इसको यूज करेंगे। मात्रक का ध्यान रखिएगा। अब आइए यहाँ पर क्या क्या अपवाह प्रतिरूप मिलता है उसको जान लेते हैं। सब बेसिक्स था अपवाह प्रतिरूप और नदियों के बारे में पढ़ने से पहले। नदियों का पैटर्न। अपवाह प्रतिरूप समझ गए हैं। जब आप ऊपर से देखेंगे जैसा दिखेगा, जो संरचना में, जो डायरेक्शन में, किस ढंग से नदी प्रवाहित हो रही है अपने सहायक नदियों, तो कौन सी आकृति बनती है, वही अपवाह प्रतिरूप होता है। तो पहला जो इसमें है अपवाह प्रतिरूप, पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप। अगला जो है पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप के बाद अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप, और उसके बाद है अरिये, वृत्ताकार भी इसी में डाल देते हैं, अपवाह प्रतिरूप। और उसके बाद है समांतर
अपवाह प्रतिरूप। उसके अलावा एक आता है आयताकार। तो इसमें से कौन कौन आपके झारखंड में है उसको जानना आपको जरूरी है। पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप क्या होता है उसको पहले समझ लीजिए। ऐसी नदियां जो किसी क्षेत्र में उस क्षेत्र के पहाड़ों के निर्माण से पूर्व से बह रही हैं, यानी कि अत्यंत प्राचीन नदियां ये होती हैं, ठीक है। और उस क्षेत्र में जो पहाड़ वगैरह का निर्माण हुआ उससे पहले से प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है। वो सारी जो हैं पूर्ववर्ती नदियों में आएंगी। अगर भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो नॉर्थ में सिंधु हुआ, सतलज हुआ, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी हुआ, ये सब जो है पूर्ववर्ती नदियां हैं। क्यों कहा जाता है इनको पूर्ववर्ती नदियां, उसको समझिए। इसलिए कहा जाता है कि देखिए जो सतलज हो, सिंधु हो या ब्रह्मपुत्र हो, तीनों का जो है उद्गम जो है मानसरोवर के पास है, वो चाइना में है, ठीक है। यहाँ अमरनाथ की यात्रा होती है और वे जब आते हैं फिर इंडिया की ओर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, इधर आपका सिंधु और सतलज, क्लियर। तो हिमालय को कटिंग करके आते हैं और यहाँ पर गॉर्ज और कैनियन का निर्माण होता है। इससे पता चलता है हिमालय के निर्माण से पूर्व ये नदियाँ थीं, इसलिए इसको कहा जाता है पूर्ववर्ती नदियाँ। अब आइए अध्यारोपित। जब झारखंड का मैं ये पढ़ा रहा था आपका भूगर्भिक संरचना, तो वहाँ मैंने बताया था दक्कन लावा जो हुआ था जुरैसिक फिर क्रेटेशियस से योसिन काल में, ठीक है। जुरैसिक काल में जो है राजमहल का यहाँ पर लावा का जमा हुआ था और क्रेटेशियस से योसिन काल में पाट प्रदेश में। तो उस काल में झारखंड की जो भी आपका प्रायद्वीपीय भारत में जहाँ जहाँ लावा का विस्तार हुआ था, तो जितना भी यहाँ पर अपवाह तंत्र था यानी कि नदियाँ थीं, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। गर्म लावा था वो जम गया था, धीरे धीरे फिर वर्षा हुआ, लावा हटे, तो जो भी नदी घाटियाँ थीं उनकी पुरानी जो घाटियाँ थीं, जिन जिन नदियों ने फिर से अपनी पुरानी अपनी घाटियों को प्राप्त कर लिया, घाटी का अर्थ होता है जहाँ से वे प्रवाहित हो रही थीं, तो उन नदियों को कहा गया अध्यारोपित नदियाँ, जो अपनी पुरानी घाटियाँ खो चुकी थी फिर गेन कर ली, ठीक है। सुपर इम्पोज्ड पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। ये झारखंड में पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता है झारखंड में, ठीक है, और ये पाया जाता है। और ये और वृत्ताकार क्या होता है, ठीक है, जब एक ऊंचा भूमि है और इसके चारों ओर से नदी गिर रही है, ठीक है, तो इसको अरीय कहा जाता है। और जब नदियाँ वृत्ताकार में बहुत सारी नदियाँ होती हैं तो वृत्ताकार प्रतिरूप कहा जाता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण कब मिलता है झारखंड में, यहाँ ये समांतर और आयताकार, ठीक है, जब बहुत सारी नदियाँ समांतर के रूप में, ठीक है, प्रवाहित होती हैं तो समांतर प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, जैसे आप संथाल परगना में देख सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर जो है आपका बांसलोई है, गुमानी है, फिर ब्राह्मणी है, ठीक है, अभी थोड़ी देर के बाद देखिएगा, तो सब जो है आपका समांतर प्रतिरूप का निर्माण करता है, क्लियर। यहाँ बांसलोई है, बंगाल की ओर सारी जाती हैं, गुमानी, ब्राह्मणी, मोर, अजय, नीचे फिर दामोदर बराकर, ठीक है। तो बांसलोई, गुमानी, ब्राह्मणी, मोर, अजय, ये सब क्या है, समांतर, एक दूसरे के समांतर इनका प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया समांतर प्रतिरूप। और जो अरीय प्रतिरूप है, जैसे आपका पाट प्रदेश में थोड़ा बहुत एग्जाम्पल मिल सकता है, ठीक है। एक ओर शंख प्रवाहित हो रही है साउथ की ओर, तो नॉर्थ की ओर उत्तरी कोयल, ठीक है, तो उस ढंग से निकल रही है, तो थोड़ा बहुत मिल जाता है। और ये जो आयताकार प्रतिरूप आपका है, इसमें नदियां जो हैं इस टाइप से आयताकार नुमा जब बनाएंगी, पूरा समानांतर नहीं रहेगा, आयताकार नुमा रहेगा, तो ये आयताकार प्रतिरूप, तो ये भी कहीं कहीं मिल ही जाता है झारखंड में, ठीक है। लेकिन झारखंड का जो आपका एक तो अध्यारोपित हो गया, अध्यारोपित में आपका आ जाएगा दामोदर, सोन, क्लियर, स्वर्णरेखा, सारे के सारे जो हैं अध्यारोपित हैं। लेकिन झारखंड का जो सबसे मुख्य पैटर्न है, एक तो अध्यारोपित हुआ, लेकिन पैटर्न की अगर बात की जाए तो वह है वृक्षाकार प्रतिरूप।
देखिए वृक्षाकार में वृक्ष का आकार बन जाता है। मुख्य नदी है, इसकी सहायक नदियां हैं, क्लियर। फिर इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक की सहायक नदियां हैं, तो एक वृक्षाकार इधर उद्गम है, इधर मुहाना है, तो वृक्षाकार जो है प्रतिरूप बन जाता है। और झारखंड की अधिकांश नदियां जो हैं डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न को ही फॉलो करती हैं, ठीक है। तो कोई फिक्स आप नहीं कर सकते हैं कि कोई खास पैटर्न को ही कोई नदी जो है फॉलो करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो है अध्यारोपित नदियाँ हैं और वृक्षाकार प्रतिरूप हैं, क्लियर। अध्यारोपित मीन्स पुरानी नदियाँ हैं जिन्होंने फिर से अपनी घाटी को प्राप्त कर लिया दक्कन ट्रेप के लावा के प्रसार के बाद। तो ये हुआ आपका ड्रेनेज सिस्टम झारखंड का, ठीक है। अब चलिए झारखंड के नदी बेसिन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नदी बेसिन जो होता है आपका कैचमेंट एरिया, जो मैंने समझाया उसी से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि झारखंड की कुछ जो है प्रमुख नदियां हैं, जैसे स्वर्णरेखा है, दामोदर हैं, या फिर और कुछ नदियां हैं, तो उनका जल ग्रहण क्षेत्र जो है, कितनी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र जो है बड़ी बड़ी नदियों का झारखंड में है, तो उतना ही बेसिन होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले एक मैप हम लोग बना लेते हैं। झारखंड में जो बेसिन का अगर बात किया जाए, तो पहला जो बेसिन है आपका, बेसिन के लिए जब मैप बनाइएगा आप तो इस ढंग से बनाइएगा। मैप आगे बना लीजिएगा झारखंड का, फिर यहाँ से एक डिवीजन ले लीजिएगा और उसके बाद यहाँ ले लीजिएगा, ये शंख नदी का बेसिन हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ एक लाइन ले लीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी का बेसिन हो जाएगा। बेसिन का अर्थ है शंख, और उसमें जो छोटी छोटी नदियाँ मिल रही हैं उस क्षेत्र का उसका बेसिन हो गया। यहाँ पर उत्तरी कोयल का है और ये जो है आपका दक्षिण कोयल का है। यहाँ जो है आपका स्वर्ण रेखा बेसिन है। स्वर्ण रेखा बेसिन, दक्षिण कोयल बेसिन, शंख बेसिन, उत्तरी कोयल बेसिन, ठीक है। थोड़ा सा जो है यहाँ पर गंगा बेसिन है, उसके बाद मोर बेसिन है। कौन सा बेसिन है? मोर। और उसके बाद जो है अजय बेसिन है। और ये जो बचा हुआ पार्ट है उसमें दो पार्ट कीजिएगा, क्लियर। यहाँ पर जो होगा बिहार
जाने वाली नदियों का बेसिन, बिहार की नदियों का बेसिन, और ये जो होगा दामोदर बेसिन। क्लियर? यहां पर अब ध्यान से देखिए, गंगा बेसिन, मोर बेसिन, अजय बेसिन, 3 ठो यहां लेना है। यहाँ जो शुरू में पार्टीशन मैंने जैसे जैसे बताया है उसी तरह से कीजिएगा, ठीक है। यहाँ जो पार्टीशन कीजिएगा तो इधर जो आपका हो जाएगा कुल 3 बेसिन हो जाएगा, एक दक्षिण कोयल बेसिन, एक उत्तरी कोयल बेसिन, और ये जो साइड में होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ बॉर्डर में, वो होगा आपका शंख नदी का बेसिन। अब जो इधर का पार्ट है, यहाँ पर जो आपको करना है, नीचे आगे स्वर्ण रेखा का बेसिन ले लेना है, यहाँ एक छोटा सा पार्ट ऊपर की ओर कर देना है, क्योंकि यहाँ की नदियाँ जो हैं नॉर्थ की ओर जाती हैं, तो बिहार के नदियों का बेसिन, और ये जो है दामोदर बेसिन, ठीक है। यहाँ पर गंगा बेसिन थोड़ा ले लीजिएगा, बचा हुआ जो संथाल परगना होगा वहाँ मोर बेसिन और अजय बेसिन। पूरी तरह से क्लियर हो गया, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। ये हुआ नदियों का बेसिन, इसी में जो है नदियाँ संकेंद्रित हैं झारखंड की। इसी में से जो भी मेन नदी हो, सहायक नदी हो, बेसिन इतना ही है। जो आपका कुल अगर जल देखा जाए, इन डाटा को आपको याद रखना है। वर्षा जो होता है 140 सेंटीमीटर एवरेज, ठीक है। कुल जल की मात्रा अगर देखी जाए यहाँ पर, तो 28,781 मिलियन क्यूबिक मीटर, मिलियन क्यूबिक मीटर यानी कि मीटर क्यूब। यहाँ पर बेसिन तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ, बेसिन के बारे में थोड़ा सा 3 तथ्य को याद रख लीजिएगा। जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, एक स्वर्ण रेखा, दूसरा दामोदर, दक्षिण कोयल, उत्तर कोयल, ये जो चारों नदियां हैं झारखंड की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। इसका जो है जल ग्रहण क्षेत्र, जल की मात्रा, ये मिलियन क्यूबिक मीटर में होगा, और जल ग्रहण क्षेत्र जो है लाख हेक्टेयर में होगा। इस शुरू में बता चुका हूं किस ढंग से मात्रक यूज होता है, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 8.6 लाख हेक्टेयर है, और जल की मात्रा जो इसमें पाई जाती है 65-64 मिलियन मीटर क्यूब। क्लियर? दामोदर में जो है 9.9 है लाख हेक्टेयर, और कितना मिलियन मीटर क्यूब है? 4100। दक्षिण कोयल में जो है आपका 10.6 लाख हेक्टेयर है, और 4900 मिलियन मीटर क्यूब जो है उत्तर कोयल में थोड़ा सा कम है, ठीक है, 10.5 कर लीजिए। इसका जो है उपलब्ध नहीं है। तो अब यहाँ पर आता है कि सबसे अधिक जल की मात्रा किस नदी में है झारखंड में, तो होगा स्वर्ण रेखा। क्लियर? और सबसे अधिक जो है कैचमेंट एरिया झारखंड में स्पेशली किस नदी में है, तो वो होगा आपका दक्षिण कोयल, कैचमेंट एरिया में टॉप, और ये जो है आपका जल की मात्रा में टॉप। यहाँ से इस डाटा को जो है आपको डाल देना है, मुख्य परीक्षा का भी जो उत्तर आप लिखेंगे। अब चलिए झारखंड की नदियों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है, जिसका इंतजार आप लोग कर रहे थे, लेकिन वो सब भी बहुत ज़रूरी था, इसी का पार्ट था, क्योंकि कंप्लीट जल संसाधन का मैं क्लास ले रहा हूँ। झारखंड की नदियाँ, झारखंड की नदियों की अगर बात की जाए तो इसे 2 पार्ट में बांटिए।
गंगा में मिलने वाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, क्लियर, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, गंगा में नहीं मिलने वाली तो गंगा में जो मिलने वाली है उसको फिर दो पार्ट में बांटिए, क्लियर, ध्यान दीजिएगा। जो शुरू में मैंने बंटवारा किया, ठीक है, उसके बाद बेसिक कंसेप्ट जो भी दिया, क्लियर, उसके बाद बेसिन के बारे में बताया, झारखंड की नदियों के बेसिन, क्लियर, और उसके बाद ये है झारखंड का अपवाह तंत्र, ठीक है। तो गंगा में मिलने वाली नदियों में जो है दो पार्ट में आपको बांटना है, मुख्य नदियां, गौण नदियां। गौण नदियां में उन नदियों को हम लोग शामिल करेंगे जो बिहार की ओर चला जाता है, ये स्पेशली झारखंड में रहता है, ठीक है, ये भी जाता है दूसरे स्टेट में, लेकिन झारखंड में इसका मुख्य भूमिका है, क्लियर। अब मुख्य झारखंड में जो रहने वाली और गंगा में मिलने वाली नदियां हैं, इसको ये भी दे रहा हूं, ओके। A1 झारखंड में जो मुख्य नदियां हैं जो गंगा मिलती हैं, सबसे पहले दामोदर, उसके बाद संथाल परगना की जितनी नदियां हैं सारे बंगाल में जाकर के, सारी की सारी जो है बंगाल में जाकर के गंगा में ही मिल जाती हैं। बांसलोई से शुरू कीजिए, बांसलोई, गुमानी, ब्राह्मणी, अजय, मोर, ठीक है। ये झारखंड में मुख्य भूमिका निभाती हुई गंगा में मिलती है, क्लियर। बांसलोई, गुमानी, ब्राह्मणी, अजय, मोर, और नीचे में ही आएगा, साउथ में ही है सबसे, दामोदर, क्लियर। उसके अलावा अगर गौण नदियों के बारे में बात करें जो चला जाता है, तो इसका सूत्र जो है आपका फसा पेंच, क्लियर। फर्स्ट से आपका हो जाएगा फल्गु, और स से हो जाएगा सकरी, प से हो जाएगा पुनपुन, और च से हो जाएगा चानन, चानन या पंचाने भी बोलते हैं इसको, क्लियर। तो ये हो गया मुख्य नदियां जो झारखंड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, गौण नदियां जो बिहार को चली जाती हैं, क्लियर। ये हुआ गंगा में मिलने वाली नदियां। गंगा में नहीं मिलने वाली नदियां में जो आपका आएगा मुख्य रूप से उत्तर कोयल, सॉरी उत्तर कोयल यहाँ कर दीजिए, है ना, 6, 7, ये भी गंगा तंत्र की नदियां हैं, सोन में मिलती हैं। उत्तर कोयल दिख रहा, उत्तर कोयल, यहाँ उत्तर कोयल नहीं आएगा, यहाँ दक्षिण कोयल, शंख, दक्षिण कोयल, शंख, और 3 नंबर जो आपका होगा स्वर्ण रेखा, क्लियर हो गया अब, ठीक है। गंगा में मिलने वाली नदियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य में दामोदर, बांसलोई, गुमानी, ब्राह्मणी, अजय, मोर, उत्तर कोयल, और गौण में फसा पेंच, फल्गु, सकरी, पुनपुन, चानन, चानन को ही पंचाने बोलते हैं, ठीक है। और गंगा में नहीं मिलने वाली नदियां दक्षिण कोयल, शंख और स्वर्ण रेखा।
इसी स्ट्रक्चर को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, इससे ज़्यादा ज़रूरत कुछ नहीं है। इसके बारे में हम लोग अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पहला, दूसरा, इसका मैप में कहाँ कहाँ कौन सा है, बेसिन का मैप मैंने पहले ही बता दिया है, उसी के आधार पर जो है इसका भी मैप बन जाएगा। ठीक है, इतना पर ही कंट्रोल कर लीजिएगा। झारखंड के अपवाह तंत्र जो हैं, जल संसाधन जो है कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा। चलिए एक मैप बना लीजिए पहले। चलिए अब झारखंड के नदियों के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। पहले जो है 2 प्रमुख नदियों के बारे में स्टडी कर लेते हैं, और 1-2 जो प्रमुख हैं सारे को मिला के कर लेते हैं, फिर छोटी छोटी नदियों के बारे में कर लेंगे। तो पहला जो है दामोदर, जो सबसे प्रमुख नदी है झारखंड की, दामोदर। ठीक है, देखिए दामोदर का जो उद्गम है वो टोरी से है। कहाँ से है? टोरी, लातेहार डिस्ट्रिक्ट। और ये फिर बंगाल में गंगा नदी का एक पार्ट है, हुगली या भागीरथी। एक तो बांग्लादेश को चला जाता है। कोलकाता से 50 किलोमीटर नॉर्थ, कोलकाता से 50 किलोमीटर नॉर्थ जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो उद्गम हो गया टोरी। और कहाँ पर मुहाना इसका है? तो हुगली नदी, कोलकाता हावड़ा के पास। क्लियर? इसका जो लंबाई है टोटल वो 524 किलोमीटर है, लेकिन झारखंड में इसका लंबाई जो है 290 किलोमीटर है। दूसरा ये चीज़ ध्यान रखना है। और लातेहार जिला के चंदवा के पास से टोरी से निकलने के बाद यह चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, इन जिलों से होते हुए बंगाल में प्रवेश कर जाती है, जहाँ पे आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान, ठीक है, बांकुड़ा इत्यादि क्षेत्रों में इसका प्रवाह है। ठीक है, इसे बंगाल में देव नदी भी कहा जाता है, और इससे पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। 1948 में जब तक डीवीसी नहीं बना था, दामोदर वैली कॉरपोरेशन जब बना, तो बंगाल के शोक की जगह बंगाल के लिए वरदान सिद्ध हो चुका है। हालांकि जितने भी बड़े बड़े बांध हैं झारखंड में हैं, लेकिन उसका ज़्यादा लाभ जो है बंगाल को मिलता है, झारखंड को थोड़ा कम लाभ मिलता है। ठीक है, और इसके कारण जो है विवाद भी थोड़ा होता रहता है। इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर बात की जाए, क्लियर, तो ए नंबर में इसका जो सहायक नदी होगा, टोरी को मिटा दे रहा हूं, बोकारो, बराकर, बोकारो, बराकर, ठीक है, बेरमो, जमुनिया। क्लियर? तो यहां पर जो बोकारो नदी है, बराकर नदी है, वो बंगाल सीमा पर, इसके अलावा एक भेड़ा नदी भी इससे मिलती है, वो जो है रजरप्पा में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? रजरप्पा में। इसके अलावा कतरी नदी भी इसमें मिलती है, चिरकुंडा, धनबाद के पास। जमुनिया नदी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये भी धनबाद के पास। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, बोकारो, बेरमो, बराकर, जमुनिया, ठीक है, कतरी, भेड़ा। भेड़ा और दामोदर के संगम पर ही रजरप्पा का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल झारखंड का बसा हुआ है।
तो ये तो हुआ आपका सहायक नदियां। भ्रंश घाटी में प्रवाह है, ये अध्यारोपित नदी है, अध्यारोपित पैटर्न, ठीक है। वृक्षाकार पैटर्न है इसका, अध्यारोपित के साथ और कौन सा है, वृक्षाकार, डेंड्रिटिक। प्रदूषित नदी में शामिल है, पूरे भारत के सर्वाधिक प्रदूषित में भी कई बार इसका नाम आया है, ठीक है। वर्तमान में कुछ सुधार हुआ है 2011 के बाद से दामोदर नदी में। और आगे जो आपको जानना है कि कौन कौन से बांध हैं, ठीक है। तो देखिए, बोकारो पर बोकारो बांध, बेरमो पर बेरमो बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, बेरमो। अब बराकर नदी मेन है, बराकर नदी पर जो बांध है उसका सूत्र है TMB, तांबा, ठीक है। T फॉर तिलैया। जितने प्रसिद्ध बांध हैं बराकर पर हैं, मैथन, बाल पहाड़ी। और जो दामोदर है मेन नदी, ये उसका सूत्र है AP, ठीक है। अय्यर बांध और पंचेत बांध। तो अय्यर और पंचेत किस पर हो गया, दामोदर पर, ठीक है। और TMB जो हो गया बराकर पर। तो इतना जो है आपको जानकारी रखना है। अब बात आता है कि कौन दाहिनी ओर से मिल रहा है सहायक नदी और कौन बाईं ओर से, क्लियर। तो देखिए, जब आप पीठ यहाँ पर खड़ा नदी के बीच हो जाइएगा, पीठ में आपका पानी टकराता रहेगा, नदी के बीच में खड़ा हो जाइए, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब पीठ में आपका पानी टकराता रहेगा तो आपका दायां हाथ की ओर जो होगा दाहिनी छोर की नदी होगी, अब बायां हाथ की ओर जो होगा बायां छोर का नदी होगा। तो यहाँ से चूंकि इसका जो प्रवाह है किस दिशा से किस दिशा की ओर है, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की ओर है। तो यहाँ पर अगर आप खड़ा होते हैं तो आपका बायां हाथ उधर होगा और दायां हाथ इधर होगा। तो बाईं ओर से जो मिल रहा है बोकारो, बेरमो, बराकर, दाईं ओर से जमुनिया, क्लियर, समझ गए ना। आपको खड़ा इस तरीके से होना है कि पीठ में आपका पानी टकराए तो बाएं हाथ की ओर बाईं ओर की नदियाँ और दाएं हाथ की ओर दाईं ओर की नदियाँ होंगी। अब चलिए स्वर्ण रेखा के बारे में बात करते हैं। इसको मिटा देता हूं अभी। इसका जो उद्गम है रांची के पास, ठीक है, और ये मूरी, चांडिल, जमशेदपुर होते हुए बहरागोड़ा तक पहुंचती है और उड़ीसा में फिर बंगाल में प्रवेश कर जाती है। पिस्का नगरी, जमशेदपुर में इसका प्रमुख खरकाई है, सहायक नदी, और सरायकेला में संजय। संजय नदी सरायकेला में और खरकाई नदी जो है जमशेदपुर में, ठीक है। और रांची के पास जो है राढ़ू नदी, कोकरा नदी, ठीक है। राढ़ू, कोकरा रांची के पास इसकी सहायक है। और संजय और खरकई जो है आपका, संजय सरायकेला में, स से संजय, स से सरायकेला, और खरकई तो पता ही है आपको जमशेदपुर में है, ठीक है। तो ये चार प्रमुख सहायक नदियां हैं। और यहाँ पर जो जलप्रपात है इसका स्टडी तो हम लोग बाद में करेंगे। तो इसमें दसम, एक दो का नाम लिख दीजिएगा, हुंडरू, जोन्हा। इसका जो सूत्र है दहेज, द ह ज, क्लियर।
सोना के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका नाम जो है स्वर्ण रेखा है। किस लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। क्लियर? और इसका जो एक चीज याद रखिएगा, स्वर्ण रेखा एकमात्र ऐसी नदी है झारखंड की जो सीधे समुद्र में जाकर के मिलती है। ठीक है, जैसे दामोदर है तो हुगली नदी में मिल जाती है जस्ट 50 किलोमीटर पहले। तो ये सीधे जाकर के पहले उड़ीसा में इन करती है, फिर दीघा के पास, बंगाल में दीघा है, दीघा के पास बहरागोड़ा से 90 किलोमीटर लगभग है, दीघा के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और ये बंगाल में जाकर के इसका मुहाना है, उड़ीसा में नहीं, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा बंगाल का एकदम जस्ट बॉर्डर में दीघा है, वो बीच है एक दीघा बीच। ठीक है, अब चलिए आगे आते हैं। ये हो गया आपका सोना के लिए प्रसिद्ध दहेज, और ये संजय खरकई, राढ़ू, कोकरा, ये सब जो हुआ आपका सहायक नदी। तो स्वर्णरेखा नदी के बारे में इतना ही पढ़िएगा। और ये मुरी के बाद जो है चांडिल की ओर निकलता है, चांडिल से दक्षिण की ओर हो जाता है। इसके अलावा चांडिल में एक डैम बनाया गया है, स्वर्णरेखा डैम। क्लियर? डैम के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब चलिए अगले नदी की ओर। चलिए दक्षिण कोयल तंत्र को समझ लीजिए। देखिए, ये भी पिस्का नगरी के पास से ही निकलता है दक्षिण कोयल, और इसमें कारो मिलता है। क्लियर? यहाँ कारो है। जब तक गंदा नहीं हो रहा तब तक इसे पढ़ा देता हूँ। यह है दक्षिण कोयल, और यहाँ से पाट प्रदेश से आपका आता है शंख। ये वाला कौन सा नदी है? शंख। और ये दोनों राउरकेला के पास गंगापुर में मिल जाता है। ठीक है, और ब्राह्मणी कहलाता है। फिर ये है साउथ कोयल और ये है शंख, ये दोनों मिल करके ब्राह्मणी। क्लियर? ये जो आपका इसका निकास, अगर दक्षिण कोयल की बात किया जाए तो ये पिस्का नगरी में है, और कोयल और कारो जहाँ मिलता है वह स्थान है मनोहरपुर का पुसैता। ठीक है, शंकराचार्य का आश्रम भी वहाँ पर है। वहाँ कोयल कारो परियोजना भी अधूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग परियोजना सेक्शन में पढ़ेंगे। अब पाट प्रदेश से अगर नॉर्थ की ओर बात की जाए तो निकलता है उत्तर कोयल। यहाँ शंख नदी हो गया, इसका अपवाह क्षेत्र जो आपका हो जाएगा शंख नदी का सिमडेगा में, और दक्षिण कोयल का जो अपवाह क्षेत्र हो जाएगा सिमडेगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, लोहरदग्गा। ठीक है, थोड़ा सा रांची भी। और उत्तर कोयल जो आपका होगा लातेहार, पलामू, गढ़वा। क्लियर? थोड़ा बहुत पार्ट चतरा का इसका कैचमेंट एरिया बोल सकते हैं। और इधर से जो आपका है अमरकंटक से निकलने वाली सोन, जो गंगा में मिलती है आगे जा कर के। क्लियर? ये गंगा है, ये सोन है। ठीक है, और ये जो है आपका उत्तरी कोयल है। तो उत्तरी कोयल कहाँ मिली? गंगा में, सॉरी सोन नदी में। सोन कहाँ मिली? गंगा में। उत्तरी कोयल के कुछ सहायक नदियों को जरूर कर लीजिएगा, जिसमें औरंगा है, अमानत है, और एक बूढ़ा घाघ है। ठीक है, औरंगा, अमानत, बूढ़ा घाघ। बूढ़ा घाघ पर ही जो है लोधा जलप्रपात है, या बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 142 मीटर हाइट है उसका है। ठीक है, तो ये आपका हुआ उत्तरी कोयल और दक्षिण कोयल और शंख, और ये हुआ आपका स्वर्ण रेखा। अब चलिए आगे कुछ और नदियों के बारे में कर लेते हैं। यहां जो है गंगा नदी। क्लियर? गंगा के बाद जब आप साउथ की ओर पढ़ेंगे तो बंसलोई, समांतर पैटर्न ये सब बनाता है। उसके साउथ में बढ़ेंगे तो गुमानी, फिर ब्राह्मणी, उसके बाद मोर, फिर अजय।
यहाँ पर अब ध्यान दीजिए आप लोग, बंसलोई, गुमानी, गंगा के बाद बंसलोई, गुमानी, ब्राह्मणी, मोर, अजय। क्लियर? तो देखिए ये सारा नदियाँ जो हैं समांतर पैटर्न बना रही हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि जितनी नदियाँ हैं यहाँ पर संथाल परगना की, ये सारी जो जा कर के फिर गंगा में यानी कि हुगली नदी में ही मिलेगी। कहाँ मिलेगी? हुगली नदी में। क्लियर? और कहाँ, किस स्टेट में? तो सारा का सारा पश्चिम बंगाल में। ठीक है। और ये बाद में दामोदर भी हुगली नदी में ही मिलती है, लेकिन इन लोग ऊपर ही मिल जाती है। ठीक है। तो बंसलोई जो है, इसका उद्गम जो है बांस पहाड़ी नाम का स्थान से है। कहाँ? गोड्डा में। याद रखिएगा, बहुत ईजी है। बंसलोई, बांस पहाड़ी, गोड्डा। ये पहला क्लियर हो गया। मिलती कहाँ है? ये उद्गम हो गया, मिलती है गंगा में, पश्चिम बंगाल में। गुमानी, ठीक है, गुमानी जो है राजमहल की पहाड़ियों से है, साहिबगंज से, राजमहल की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। और इसका जो एक सहायक नदी याद रखिएगा गुमानी का, मेरेल। गुमानी का सहायक नदी क्या होगा? मेरेल। ये निकलती है राजमहल की पहाड़ियों से और जाती है, मिल कहाँ जाती है? मोहाना कहाँ है? हुगली नदी। ब्राह्मणी नदी पर आते हैं। ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम है दुधवा पहाड़ी, दुमका। ठीक है, ब्राह्मणी का दू, ठीक है, इस सूत्र हो सकता है डीडी। ठीक है, दुमका जिला में दुधवा पहाड़ी। और इसका जो है दो सहायक नदी को याद रखिएगा, ब्राह्मणी का गुमरो एरो, गुमानी का मेरेल, ब्राह्मणी का गुमरो एरो। ये है ब्राह्मणी नदी। ये भी कहाँ मिलेगी? हुगली में। मोर नदी, ठीक है, मोर नदी के बारे में थोड़ा सा अच्छा से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, मोर नदी जो आपका है एकमात्र ऐसा नदी है जो नौगम्य है झारखंड में। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी नौगम्य है। और कोई नदी में नाव वगैरह नहीं चलता है झारखंड में, केवल मोर नदी में चलता है। और इससे शुरू में जब ये निकलती है, त्रिकुट पर्वत से निकलती है, ठीक है, देवघर में त्रिकुट पर्वत से निकलती है, तो इसे मोतिहारी नदी भी कहा जाता है, मोर नदी को ही। और इसी का नाम है मयूराक्षी नदी। और इस पर जो डैम है, बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, मासरजोन डैम। ठीक है, कनाडा के सहयोग से बना है मासनजोर डैम, इसलिए इसका नाम कनाडा बांध भी है। ठीक है, और मोर नदी नौगम्य है और ये जाकर के कहाँ मिलती है? वही हुगली में। क्लियर? और इसका जो सहायक नदी है मोर का, उसको थोड़ा सा एक दो याद कर लीजिएगा, दौना, धोवाई, टिपरा। ठीक है, दौना, धोबाई, टिपरा, फिर सिंध। क्लियर? ये सब जो है कुछ कुछ छोटी छोटी सहायक नदियां हैं मोर नदी की। तो यहाँ पर मासनजोर डैम है, एक डैम जो आपका यहाँ पर बना था उत्तरी कोयल में, मंडल डैम। क्लियर? अब चलिए आगे आते हैं, अजय नदी। अजय नदी के संदर्भ में एक चीज़ विशेष रूप से याद कीजिएगा कि इसका जो उद्गम है, एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है बिहार में है। ठीक है, थोड़ी बड़ी नदी। और बिहार में कहाँ है? मुंगेर की पहाड़ियों में है। कहाँ पर है? मुंगेर की पहाड़ियों में है। और इसका प्रवाह जो है आपका जामताड़ा में होता है, अजय नदी का। और अजय नदी जो है आपका फिर कटवा के समीप, ठीक है, बंगाल में मिल जाता है हुगली नदी से। जामताड़ा में इसका प्रवाह है और मुंगेर की पहाड़ियाँ जो हैं इसका उद्गम है। तो यहाँ पर हो गया बंसलोई, गुमानी, ब्राह्मणी, मोर, अजय। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं लास्ट राउंड में, उन नदियों के बारे में बात करते हैं जो बिहार की ओर जाती हैं। क्लियर? बेसिन में भी मैंने बताया था, सूत्र भी बताया गया है इसका, फल्गु, सकरी, पुनपुन, चानन।
फल्गु, सकरी, पुनपुन, चानन। क्लियर। देखिए फल्गु नदी जो है इसी को कहा जाता है अंतः सलीला। सलीला का अर्थ होता है नदी, अंतः का अर्थ होता है अंदर। चूँकि ये आपका वर्षा काल को छोड़कर अधिकांश समय से तो झारखंड की लगभग सारी नदियां हैं दामोदर सोन रेखा को छोड़कर, लेकिन फल्गु जो है वर्षा काल को छोड़कर अधिकांश समय जो है ऊपर एकदम पानी नहीं दिखता है, थोड़ा भी नहीं। ठीक है, इसलिए अंतः सलीला बोला जाता है। इसका नाम जो है लीलाजन भी है और निरंजना भी है। निरंजना के तट पर ही आपको पता है भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। फल्गु जो है ये जाकर के गंगा में मिल जाती है। के बाद दूसरी जो प्रमुख नदी है बिहार में जाने वाली वो सकरी है। ठीक है, सकरी की जो सहायक नदी है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर चानन। क्लियर। सकरी के फल्गु, सकरी, पुनपुन, चानन, तो सकरी का सहायक नदी चानन भी है। चानन को ही पंचाने भी कहा जाता है। सकरी का एक सहायक नदी आगे जाकर के क्यूल नदी है। ठीक है, जो बिहार में ही प्रवाहित होती है। उसके बाद सकरी के बाद आता है पुनपुन। पुनपुन को किकट भी कहा जाता है। ये भी जो है पटना के समीप जाकर के मिलती है। और लास्ट में चानन। चानन को ही पंचाने नदी भी कहा जाता है। पंचाने जो है आपका 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे पंचाने नदी भी कहा जाता है। तो इस ढंग से जो है आपका झारखंड के नदियों का स्टडी जो है पूरा होता है। ठीक है, यहाँ विशेष रूप से आपको जो आज पढ़ाया गया वो जल संसाधन की कंप्लीट जानकारी दी गई, जिसमें नदियों के ड्रेनेज के बारे में बताया गया, उसके पैटर्न के बारे में बताया गया, अपवाह प्रतिरूप के बारे में, उसके अलावा आपका नदियों के बेसिन के बारे में बताया गया और झारखंड की नदियों के बारे में बताया गया। झारखंड में कितनी जल संसाधन है उसके बारे में जानकारी दी गई। ठीक है, तो बेसिन जो मैंने बताया था पहले उस पर अच्छी तरह से कंट्रोल कीजिएगा, फिर उसी के अंदर ये नदी आ जाता है। जैसे इस बेसिन में आप देख रहे हैं, ठीक है, फंसा पेच वाला चारों नदी आ गया। ठीक है, इधर जो है उत्तर कोयल आ गया, नीचे दक्षिण कोयल और शंख आ गया, इधर सोन रेखा आ गया, इधर दामोदर ग्रुप का नदी आ गया, और इधर जो बाकी 5 है बंसलोई, गुमानी, ब्राह्मणी, मोर, अजय, इसका कुछ सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, बीजी व्यायाम वगैरह बना सकते हैं, मैप वगैरह। क्लियर। बंसलोई, गुमानी, ब्राह्मणी, मोर, अजय, पहला लेटर लेते हुए जो है एक सूत्र बना लीजिएगा इसका, तो यहाँ पर जो है आपको तुरंत याद हो जाएगा। जैसे बताया डीडी, ब्राह्मणी का डीडी। क्लियर। दुमका, देवघर, दुमका, दुधवा पहाड़ी। तो इस ढंग से आपको सूत्र बना लेना चाहिए इस सेक्शन का। इस सेक्शन का भी मैंने सूत्र बता ही दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया संजय और खरकाई नदी के संदर्भ में। तो इस ढंग से जो है आपका एक विस्तृत अध्ययन जो था आपका समाप्त होता है झारखंड के अपवाह तंत्र और जल संसाधन के बारे में। फिर हम लोग मिलते हैं झारखंड की जलवायु के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी इस चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में